रहस्यमयी जंगल और जाबाज बूटकुन्नी। अनजान रास्ते पर चार दोस्त। यह कहानी है चार पक्के दोस्तों की, राजू, समीर, मोंटी और बूटकुन्नी। बूटकुन्नी का नाम गांव में सब बड़े चाव से लेते थे। वह कद में भले ही छोटा था, लेकिन उसकी सूझबूझ और फुर्ती कमाल की थी। उसका दिमाग संकट के समय बिजली की तरह काम करता था। एक सुहावने रविवार की सुबह चारों दोस्तों ने शहर की भागदौड़ से दूर पहाड़ों के बीच बसे भैरवगढ़ के घने जंगलों में ट्रेकिंग करने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उस जंगल के बीचों बीच एक ऐसा इलाका है जहां जाकर दिशासूचक यंत्र, कॉम्पास भी काम करना बंद कर देते हैं और वहां कोई अजीब सी शक्ति वास करती है। लेकिन युवाओं का खून, एडवेंचर का भूत। चारों दोस्त हंसते खिलखिलाते कंधों पर अपने बैग टांगे जंगल के रास्ते पर चल पड़े। शुरुआत में सब कुछ बहुत खूबसूरत था। चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़। लेकिन जैसे जैसे दोपहर ढली और वे जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंचे, सूरज की रोशनी कम होने लगी। पेड़ों की घनी टहनियों ने आसमान को इस तरह ढक लिया था कि दिन में ही शाम का भ्रम होने लगा। शाम के करीब 4 बजे थे। चारों दोस्त एक संकरे पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे जिसके एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ घनी झाड़ियां। समीर, जो रास्ते भर अपने मोबाइल से तस्वीरें ले रहा था, अचानक रुक गया। उसने चिल्लाकर कहा, अरे सुनो यार, मेरा पानी का फ्लास्क शायद पीछे उस चट्टान के पास छूट गया जहां हम 5 मिनट पहले रुके थे। तुम लोग चलो, मैं दौड़कर लेकर आता हूं। बूटकुन्नी ने पीछे मुड़कर देखा और आगाह किया, समीर, अकेले मत जाओ, अब उजाला कम हो रहा है। पानी मेरे पास भी है, छोड़ो उसे। लेकिन समीर हंसते हुए बोला, अरे 2 मिनट का काम है बूटकुन्नी। तुम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ो, मैं यूं गया और यूं आया। और वह पीछे की तरफ दौड़ गया। 5 मिनट बीते, फिर 10 मिनट बीत गए। जंगल में अचानक एक भारी सन्नाटा छा गया। हवा की सरसराहट भी बंद हो गई। राजू ने डरते हुए कहा, समीर को इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी। बूटकुन्नी को कुछ अजीब लगा। उसने आवाज लगाई, समीर, ओ समीर, कहाँ रह गए भाई? कोई जवाब नहीं आया। तीनों दोस्त वापस उस चट्टान की तरफ भागे। लेकिन वहां समीर नहीं था। जमीन पर समीर का पानी का फ्लास्क गिरा हुआ था और उसके ठीक बगल में मिट्टी पर घसीटे जाने के निशान थे, जैसे कोई उसे बहुत तेजी से झाड़ियों के अंदर खींच ले गया हो। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां इंसानों के नहीं, बल्कि किसी भारी और नुकीले पंजे वाले जीव के निशान थे। समीर का फोन भी वहीं पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर अभी भी कैमरा ऑन था, लेकिन समीर हवा में गायब हो चुका था। समीर के इस तरह अचानक गायब होने से राजू और मोंटी के हाथ पांव फूल गए। मोंटी रोने जैसी आवाज में बोला, मैंने कहा था ना, यह जंगल ठीक नहीं है। यहां कोई आदमखोर जानवर है या शायद कोई भूत। हमें वापस भागना चाहिए। बूटकुन्नी ने मोंटी के कंधे को थपथपाया और बड़ी गंभीरता से कहा, शांत हो जाओ मोंटी। अगर हम घबराए तो हम भी रास्ता भटक जाएंगे। हमें हिम्मत रखनी होगी। समीर हमारा भाई है, हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। हमें एक साथ रहना होगा। अब जंगल पर अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। कोहरा इतनी तेजी से बढ़ा कि 2 हाथ दूर का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बूटकुन्नी ने अपनी टॉर्च निकाली और सबको एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने को कहा। राजू सबसे आगे था, बीच में मोंटी और सबसे पीछे बूटकुन्नी। तभी मोंटी को कोहरे के बीच से किसी की परछाई दिखाई दी। एक धीमी, कपकपाती हुई आवाज आई, मोंटी, मुझे बचाओ, मैं यहां गड्ढे में गिरा हूं। वह हूबहू समीर की आवाज थी। मोंटी का दिल बैठ गया। उसने बूटकुन्नी का हाथ झटके से छोड़ा और चिल्लाया, समीर, मैं आ रहा हूं। मोंटी, रुको।
मत जाओ, बूट कुन्नी चिल्लाया, लेकिन मोंटी कोहरे के गहरे समंदर में अंधाधुंध भाग चुका था। कुछ ही सेकंड बाद कोहरे के पार से मोंटी की एक भयानक और दर्दनाक चीख गूंजी, जो एक झटके में बंद हो गई। बूट कुन्नी और राजू टॉर्च चमकाते हुए उस दिशा में दौड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वहां सिर्फ मोंटी की फटी हुई जैकेट झाड़ियों में फंसी मिली। मोंटी भी गायब हो चुका था। अब सिर्फ बूट कुन्नी और राजू बचे थे। राजू पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट चुका था। वह जमीन पर बैठ गया और थर-थर कांपते हुए बोला, बूट कुन्नी, वह चीज हमें नहीं छोड़ेगी। वह एक एक करके हमें खत्म कर रही है। अब अगली बारी मेरी या तुम्हारी है। बूट कुन्नी ने मोंटी की जैकेट का मुआयना किया। उसने देखा कि जैकेट पर एक चिपचिपा हरा पदार्थ लगा हुआ था, जिसमें से तीखी गंध आ रही थी। बूट कुन्नी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वह समझ गया कि यह कोई भूत नहीं, बल्कि इस प्राचीन जंगल का कोई मायावी शिकारी जीव है, जो अपनी आवाज बदलकर शिकार को फुसलाता है और डर का फायदा उठाता है। बूट कुन्नी ने राजू का हाथ थामकर खड़ा किया। राजू, मेरी आंखों में देखो। डरना बंद करो। वह जीव हमारी ताकत से नहीं, हमारे डर से जीत रहा है। हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। वे दोनों फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे कि अचानक पेड़ों के ऊपर से एक भारी सरसराहट हुई। एक विशाल, छलावरण, कैमोफ्लाज करने वाला अजीब सा साया पेड़ से नीचे लपका। इससे पहले कि बूट कुन्नी अपनी लाठी उठा पाता, उस साए ने राजू को अपनी मजबूत लताओं जैसे हाथों में जकड़ लिया। बूट कुन्नी! राजू की आखिरी चीख गूंजी और वह साया राजू को लेकर पेड़ों की ऊंचाइयों में गायब हो गया। अब बूट कुन्नी उस खौफनाक रात में पूरी तरह अकेला रह गया था। जंगल में सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। कोई भी आम इंसान होता तो शायद हिम्मत हार जाता या जान बचाकर भागता, लेकिन बूट कुन्नी अलग था। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने डर पर काबू पाया। उसने ध्यान से जमीन को देखा। हरे रंग के उस चिपचिपे पदार्थ की बूंदें जमीन पर एक निश्चित दिशा में गिरी हुई थी। बूट कुन्नी ने अपनी टॉर्च बंद कर दी ताकि वह जीव उसे न देख सके। वह अपनी जेब से माचिस और ट्रेकिंग बैग से सूखी कपूर की टिक्कियां और लाल मिर्च का पाउडर निकालने लगा, जो वह हमेशा सुरक्षा के लिए साथ रखता था। वह दबे पांव, परछाई की तरह उन बूंदों के सहारे आगे बढ़ा। लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद वह जंगल के सबसे घने हिस्से में बनी एक पुरानी, काली गुफा के मुहाने पर पहुंचा। गुफा के अंदर से भारी खर्राटों की और अजीब सी हिंसक घुरघुराहट की आवाज आ रही थी। बूट कुन्नी रेंगते हुए गुफा के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा देखकर उसका दिल दहल गया। एक बहुत बड़ा, भालू और तेंदुए के मेल जैसा दिखने वाला अजीब, विशालकाय जंगली जीव सो रहा था। उसकी त्वचा पेड़ों की छाल जैसी थी, और गुफा के कोने में मजबूत जंगली लताओं से बने एक जाल में समीर, मोंटी और राजू तीनों बंधे हुए थे। वे बेहोश थे, लेकिन उनकी सांसें चल रही थीं। बूट कुन्नी जानता था कि वह सीधे उस दैत्य जैसे जीव से मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने गुफा के मुहाने पर सूखी लकड़ियां, पत्तियां और अपने बैग से निकाले कपड़े इकट्ठा किए। उसने उस ढेर पर ढेर सारा लाल मिर्च का पाउडर और कपूर डाल दिया। फिर बूट कुन्नी ने माचिस की तीली जलाई और आग लगा दी। जैसे ही आग भड़की, मिर्च और कपूर का तीखा, दमघोंटू धुआं गुफा के अंदर फैलने लगा। वह धुआं इतना तीखा था कि सोते हुए उस विशाल जीव की आंखों में जलन होने लगी और वह खांसते हुए तड़प कर उठ बैठा। अंधेरे और तीखे धुएं के कारण वह अंधा सा हो गया और चिल्लाते हुए गुफा से बाहर की तरफ भागा। यही बूट कुन्नी का मौका था। वह फुर्ती से अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसने अपनी जेब से धारदार चाकू निकाला और पूरी ताकत से उन लताओं को काटने लगा। पहले समीर होश में आया, फिर मोंटी और राजू।
अपने सामने बूट कुन्नी को देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बातें करने का समय नहीं है, जल्दी निकलो, बूट कुन्नी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने अपने दोस्तों को संभाला और गुफा के एक छोटे पिछले रास्ते से, जहां से हल्का सा उजाला आ रहा था, उन्हें बाहर निकाला। बाहर सुबह की पहली किरण फूट रही थी। वह जीव गुफा के मुहाने पर धुएं से बेहाल होकर तड़प रहा था। बूट कुन्नी ने अपने कंपास को देखा, जो अब ठीक काम कर रहा था, और चिल्लाया, गांव का रास्ता पूर्व में है, भागो। चारों दोस्त अपनी बची कुची ताकत समेटकर जंगल से बाहर की तरफ भागे। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे जंगल की सीमा पार करके गांव के पहले घर के पास नहीं पहुंच गए। सुबह के उजाले में जब गांव वालों ने उन्हें बदहवास मिट्टी से सने हुए देखा, तो सब उनकी तरफ दौड़े। समीर, मोंटी और राजू ने रोते हुए गांव वालों को पूरी आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उस भयानक रात में, जब मौत उनके सिर पर मंडरा रही थी, तब बूट कुन्नी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अकेले अपने दिमाग और हौसले के दम पर उस मायावी शिकारी को मात दी और उन तीनों की जान बचाई। उस दिन के बाद से उस जंगल में कोई दोबारा अकेले नहीं गया, लेकिन गांव के इतिहास में बूट कुन्नी का नाम हमेशा के लिए एक सच्चे नायक के रूप में दर्ज हो गया। बूट कुन्नी ने साबित कर दिया कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर मन में हिम्मत और दिमाग में समझदारी हो, तो हर अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा जा सकता है।